सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपको विदित है कि आज पूरा भारतवर्ष एक स्कीम, अग्निपथ की स्कीम को लेकर के चल रहा है और एक जिज्ञासा जानना भी चाहता है। हमने अभी पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि आखिर अग्निपथ है क्या। अब हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं जो लोग बाग इसका विरोध कर रहे हैं कि इसके लाभ क्या हैं। किसी स्कीम को जाने बिना ये सब बातें हो रही हैं। अब हम आपको बताते हैं जो इस स्कीम के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से लाभ होने वाले, जैसे हमने आपको बताया था पहली वीडियो में, हम अच्छी तरह बता चुके हैं कि इसका सब क्या प्रक्रिया है, कैसे प्रोसेस। अब उसके लाभ क्या। नंबर एक, यदि ये अग्निपथ जो स्कीम लागू होती है, चालू होती है देश के अंतर्गत, तो सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो भारत की सेना है वो बहुत शक्तिशाली और यंग हो जाए। आप कहेंगे कि इससे 4 साल रहने में शक्तिशाली यंग कैसे होगी। हाँ, इस तरह होगी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो फिरोज तुगलक था, एक इतिहास आया था, उसके पतन के कारण क्या हुए, उसकी युद्ध में हार क्यों होती थी, क्योंकि वो अपने सैनिकों को रिटायर नहीं करता था और उसकी फौज बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो पराजय को प्राप्त होता था। तो ऐसे ही जो भारतवर्ष की सेना है, यदि वो जैसे योजना के मुताबिक, स्कीम के मुताबिक 25 वर्ष में जाकर के रिटायर हो जाएगा सैनिक, युवा वहाँ से रिटायर हो जाएगा, तो जो 21 और 25 साल का बिल्कुल चरम युवा स्थिति है शरीर की, वो वहाँ सेना में काम करेगा। जो कुछ भी करने का जज्बा जब उसमें शरीर में होता है, तो यदि वो प्रक्रिया लागू होती है तो सेना इतनी सशक्त हो जाती है, इतनी सशक्त और इतनी यंग हो जाती है कि वहाँ वृद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा पहला लाभ भारतवर्ष को यह होगा कि जो भारतवर्ष है सैन्य शक्ति के मामले में बेजोड़ हो जाएगा, क्योंकि इतनी युवा शक्ति आएगी और जो सैनिक हैं, जो वहाँ से 25 वर्ष के बाद रिटायर होगा, वो सैनिक ही होगा और वो सैनिक कभी भी देश के काम आ सकता है, वो प्रशिक्षित है। और जो इससे नंबर 2 का जो लाभ होगा, वो एक बहुत बड़ा लाभ होगा। जो रेजिमेंट है, जो रेजिमेंट सिस्टम है, आज जब आर्मी में भर्ती होती है तो जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, यानी जातियों के नाम से, या गोरखा आदि क्षेत्र आदि के नाम से जो रेजिडेंस बने हुए हैं, जो अंग्रेजों ने बनाए, जो बड़े ही घातक हैं। अंग्रेजों की स्कीम थी हमको तोड़ने फोड़ने की, अलग रखने की। वही स्कीम यदि ये लागू हो जाती है, जो अग्निपथ स्कीम है, यदि ये लागू हो जाती है, तो इसके लागू होते ही जो रेजिमेंट पहला सिस्टम था वो समाप्त हो जाएगा। ये फिर बाध्यता नहीं रहेगी। अब वही जाट ही जाएगा, राजपूत ही जाएगा, या गुर्जर ही जाएगा, या कोई भी जाएगा। फिर उसके बाद में वो किसी भी जाति में जन्मा, किसी भी संप्रदाय में जन्मा, किसी भी मत में जन्मा, योग्यता के आधार पर वहाँ चला जाएगा, क्योंकि वो योग्यता जो पहले से थी वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। बस मात्र उसको घटाया गया है। जो 10-15 साल तक या इतने लंबे वर्ष तक नहीं भेजा जा सकता, वो 4 साल कर दिया गया घटाने के बाद। तो जो नंबर 3 लाभ क्या होगा, एक तो रेजिमेंट समाप्त हो जाएगी, रेजिमेंट समाप्त होगी, होम व्यक्ति के मामले। और जो नंबर 3 जो लाभ होगा, पूरा भारत जब गृह युद्ध हो या बाह्य युद्ध हो, उससे निमटने में तैयार हो जाएगा। और जब कैसे होगा, मान लिया कि बाह्य युद्ध होता है और आपकी जो सेना है, जैसा आपको पता है
जो स्कीम के अंतर्गत 50,000 सैनिकों को प्रति वर्ष 6 में यानी 1 वर्ष में 1 लाख सैनिक भर्ती किए जाएंगे और उनमें से लगभग जो 75% रिटायर होते रहेंगे 4 साल में और 25% प्रतिभा के आधार पर फिर के चिन्हित होंगे। वो अग्नि उनकी भी ऐसे ही प्रतियोगिता होगी, निकाले सब जाएंगे, लेकिन उनमें 25% फिर प्रतिस्पर्धा के आधार पर, योग्यता के आधार पर, वरीयता के आधार पर जो उनका सिस्टम होगा वो जिनको फिर 25% को फिर के चयनित कर लिया जाएगा। और वो जो अग्नि परीक्षा में जो अग्नि के वो होंगे अग्निवीर, जो अग्निवीर होंगे वो कहीं भी नौकरी पा सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि उनको जो गवर्नमेंट की फोर्सेज हैं उनमें और कितनी भी एक राइफल रेजिडेंस है उसके अंदर असम की है उसके अंतर्गत, या जितनी भी जो प्राइवेट कार्य हैं उनके अंतर्गत वो सब व्यवस्था सिस्टम उनको नौकरी करने का लाभ भी मिलेगा। और एक वो बहुत मोटा पैसा लेकर के लगभग 11,71,000 तो वो मिलेगा और उस पैसा को कोई टैक्स नहीं होगा, उस पर कोई ब्याज नहीं, उस पर और ब्याज मिलेगा। जो 11,71,000 उनको जब वो वापस वहाँ से आएंगे, जो उनको एक अमाउंट मिलेगा उसके निधि के रूप में, तो उसको वो लेकर के आएगा, इतना उसके पास में पैसा होगा, उसको कोई टैक्स नहीं होगा और उस पर ब्याज और सरकार देगी। और एक जैसा आपको विदित है कि जो सरकार है वो एक लाइफ इंश्योरेंस भी उसको देगी और बैंकों से लोन का लाभ भी उसको होगा, बैंकों से लोन का लाभ। और एक यदि आंतरिक गृह युद्ध हो जाता है, देखो सत्यता से नकारा नहीं जा सकता है। आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ये नहीं चाहता कि हम आपस में प्रेम से रह सकें, और उनमें कुछ सब तो नहीं है लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जिन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है और अब भी वो सपने देखते हैं कि भाई किसी तरह यहाँ पर सबला इस्लाम का राज हो, और या हिंदू भी हो। यदि वो ऐसा सोचते हैं, भले अन्याय किसी के भी साथ हो, या तो मुसलमान के साथ हो या हिंदू के साथ हो, सिख के साथ हो या ईसाई के साथ हो, किसी के भी साथ होता है। और यदि जैसा आपने देखा होगा पीछे वीडियो आती रही है, पुलिस को हटा दीजिए, इतनी देर में हम ये कर देंगे, इतनी देर में हम ये कर देंगे। तो जब मान लिया वो हर घर में प्रशिक्षित बैठा होगा, नौजवान वहाँ का प्रशिक्षित सैनिक घर घर में बैठा होगा, तो क्या वहाँ कोई ऐसी घुड़की ऐसी कोई धमकी दे सकता है? नहीं दे सकता। जब आज एक बहुत अच्छा अवसर मान ली एक चला जाता, एक की नौकरी फौज में लग गई और जिसकी नौकरी फौज में लगी वह व्यक्ति 20 साल तक या 25 साल तक या 15-16 साल तक काम करता रहा। उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लिया एक कै है और जैसा अब तक सिस्टम था उसकी नौकरी लग गई और वो 16 साल तक नौकरी में रहा, और अब ये स्कीम आ जाती है। जब वो एक व्यक्ति को 16 साल तक लाभ और अवसर मिला था, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत जब तक 4 व्यक्तियों को मिल चुका होगा, अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए जो ये बवंडर मचा रहे हैं, माना कि 25 साल का युवा ट्रेंड भी होकर के आ जाए और उसे तनख्वाह भी मिलती रही है, और उसे जब वो रिटायर होकर के आया है एक लाइफ इंश्योरेंस भी मिल गया है, एक सर्टिफिकेट भी मिल गया जिससे उसे लोन भी मिल सकता है, और उसके आधार पर वो कहीं भी अपनी नौकरी भी कर सकता है, कोई व्यवसाय भी कर सकता है, और एक वो ट्रेंड होकर के आ गया, उसे ट्रेंड मिलकर वहाँ से आया है। तो जब इतनी सारी स्कीम एक जगह, तो एक ही व्यक्ति 16 साल तक रहता, 16 साल के बाद में पेंशन आता, पेंशन हो अब रिटायर होकर पेंशन लेता रहा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यदि करें तो बहुत बड़ा पैसा जो है, बहुत बड़ा पैसा पेंशन पे और वेतन पे चला जाता, लगभग
53% प्रतिशत जो पैसा जो बजट होता है, लगभग 525 हजार करोड़ जो लाख करोड़ जो वो बनाया गया था, बजट बनाया गया था, उसका लगभग इतना प्रतिशत 55-54-56% तो जो उसी के लिए चला जाता है जो वहाँ पेंशन दी जाती हैं और जो वेतन दी। अब ऐसे में आधुनिकीकरण, सेना का, शस्त्रों का क्रिय करना, ये सब एक अब चारों तरफ क्या स्थिति हो रही है। पाकिस्तान की स्थिति क्या है, चीन की स्थिति क्या है। पाकिस्तान हमसे वैसे भले ही छोटा देश है, लेकिन परमाणु बम हमसे ज़्यादा लिए बैठा और वो हमको फूटी आग देखना नहीं चाहता। इधर चीन क्या स्थिति कर रहा है, ऐसे कि जग जाहिर है, किसी से छिपी हुई नहीं है। और ग्रह भीतर की भी स्थिति क्या है, ये सब आपसे। तो ऐसी अवस्था में ये एक बहुत ही सुंदर स्कीम देश के लिए है। इससे उन व्यक्तियों को भी लाभ मिलता है जो व्यक्ति, एक व्यक्ति विरोध करता है कि मैं तो, मेरा पेट भर जाए, मैं आजीवन रहूं, मुझे पेंशन भी मिलती रहे, मैं नौकरी में ही करूं। मेरे मान लिए कि बाप के 4 बेटे होते और एक बड़ा बेटा था नौकरी में चला गया, बड़ा नौकरी में चला गया, 16 साल तक आर्मी की नौकरी करता रहा, फिर आकर निफ्राम रहा। और वो जो 3 घर में रह गए थे, इस स्कीम के अंतर्गत वो 3 भी ट्रेंड होकर कहा जाते हैं। घर में तो एक ट्रेंड रहेगा जब वो, और जब घर में 4 बेटा हैं, 4 चले गए, 16 साल तनख्वाह 16 ही साल दी है, तनख्वाह 16 ही साल दी गई है, लेकिन घर में 4 प्रशिक्षित हो गए हैं सेना की। वो अब घर में 4 सैनिक है, जब एक सैनिक था, अब घर में 4 सैनिक हैं, तो क्या स्थिति होगी फिर गृह युद्ध में। जिसके घर में 4 सैनिक हो, जिस घर में 4 सैनिक हो, वही बाह्य युद्ध होता है और मान लीजिए बहुत ज़्यादा आर्मी की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या करना पड़ेगा। जो अग्निवीर हैं बुलाना ही तो है, ऑर्डर देना, सब बड़ी भर्ती हो जाएंगे, देश की रक्षा कितने रंग से होगी। तो इससे बढ़िया स्कीम और क्या हो सकती है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो इसको नहीं समझ पा रहे हैं, हम दूसरी वीडियो बनाएंगे कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो इस रूप से जो बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे भाइयों, जो हमारा भारत है, यदि ये स्कीम चलती है, यदि क्या वैसे चलनी चाहिए, दृढ़ता अपनानी चाहिए सरकार को। ये हाथी चले बाजार और कुत्ते भूसे हजार, ये प्रक्रिया तो रहेगी, दृढ़ता सरकार में होनी चाहिए और इतना अवसर भी नहीं देना चाहिए उसको जो ऐसी स्थिति है। अब जो मूल रूप से एक चौथा पॉइंट जो है, उससे लाभ क्या होगा कि भारत की संपन्नता बढ़ जाएगी। भारत की जैसी, अब भारत की संपन्नता कैसे बढ़ेगी, और अखंडता भी बढ़ जाएगी, अखंडता भी बढ़ेगी और संपन्नता भी बढ़ेगी। आप ये कहेंगे कि कैसे बढ़ेगा। भारत की संपन्नता इस तरह बढ़ेगी, जैसे अभी हमने बताया, एक बाप के 4 बेटे थे, एक बेटा फौज में चला गया और वो आता है, आने के बाद में रिटायर होकर आता है, उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। 3 भाई उसके ऐसे ही रहते हैं। लेकिन यदि ये अब एक बाप के 4 बेटे हैं, उन 16 साल में ही 4 बेटे नौकरी कर चुके होंगे और 4 बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस मिल चुका होगा, 4 अग्निवीर बन चुके होंगे और सबको व्यवसाय करने के लिए लगभग 12 लाख यानी 11,71,71 हजार रुपया मिल चुके होंगे उस घर में। अब बताइए, जब एक ही व्यक्ति को मिल रहे थे या पूरे घर को मिलकर, अब सोचिए, मान लिया कि आपके घर में आपके 4 बेटा हो और पहला बेटा आज 17.5 साल का हो, उसकी भर्ती हो जाती है, फिर आपका जो दूसरा बेटा होता फिर वो 17.5 साल का हो जाता, फिर उसकी भर्ती हो जाती है और वो पहला घर आ जाता है। देखो, और यदि आपका बच्चा बिगड़ पढ़ा भी गया, बिगड़ 10वीं की है, देखो जो 10वीं तक पढ़ा हुआ बच्चा जैसे आर्मी में जाता है तो वहाँ से 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। वो आकर के अपनी फिर ग्रेजुएट होना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में जाना था कि शिक्षित हो गया, शरीर से बलिष्ठ होकर के आ गया, आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हो गया है। और यदि वहाँ वो बाहर नहीं जाता, यदि वो बाहर नहीं जाता है, तो हम एक दूसरे से जो द्वेष है, एक दूसरे से जो बुराई है, एक घर में बैठा हुआ एक मेंढक है, कुआ का मेंढक, उसको इतनी जानकारी नहीं हो पाती। एक बच्चा आप देखिए जाता है, ट्रेनिंग लेता है, कहीं लड़ाई लड़ता है या ना लड़ने का अवसर भी नहीं आता है तो और भी कुछ करता है, तो वहाँ जाकर के वो प्रशिक्षित होता है। और ये कि हमारी गुलामी है, गुलामी की वैचारिकता ये नष्ट होती है। तो यदि ये हमारी व्यवस्था लागू होती है तो इसके होने से भारत को बहुत बड़ा लाभ होना है। जो भारत की अखंडता है उसकी रक्षा होगी, खंड में कोई नहीं कर पाएगा, पराजित कोई नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा लाभ
इस स्कीम के अंतर्गत है। और एक और बड़ा लाभ भी इसका होगा कि मजहबी जो आज की तारीख में मजहबों में, मदरसों में जो तालीम दी जा रही है एक देश की विरोध करने की, जो या ये भी इससे निष्प्रभावी हो जाएगी, ये भी इससे निष्प्रभावी होगी। इससे निष्प्रभावी कैसे हो जाएगी? अब मान लिया ये कोई ऐसी प्रतिबंध तो है नहीं कि भाई मुसलमान के बच्चे नहीं जाएंगे, ईसाई के नहीं जाएंगे, सिखों के नहीं जाएंगे, हिंदुओं के नहीं जाएंगे, सब बच्चे जाएंगे। जब सब बच्चे जाएंगे और वो चारों अनेकों प्रकार के विचारों को सुनेंगे, वहाँ एक दूसरे को देखेंगे, तो जब उनकी विचारधारा कैसी होगी? और एक वही बच्चा मदरसे में डाल दिया गया जहाँ यही ट्रेनिंग दी जानी है, बिल्कुल गपोड़े पेले जाने हैं कि ये जो है मुसलमान ही हैं, इन्हीं में जो ईमान रखता उसी से खुदा राजी रहता, नहीं और दुनिया में रहने लायक नहीं है, सब मार देने लायक है। तो जहाँ ऐसी धारणा उनके मस्तिष्क में ऐसी ऐसी बातें भरी जाती हैं बेमतलब कि तुम्हें जन्नत मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, गुलबे मिलेंगे, जो कुछ नहीं लेना देना नहीं, निराधार है ये बात है। तो ये निराधार बातों से जितना युवा वर्ग जो हमारा मुसलमान भाई है, जो उसके बेटे हैं, ईसाई भाई हैं, उनके बेटे हैं, जो भी है पूरा देश है, हम सब भाई भाई हैं आपस में। हम जब जैसा अवसर समय मिलेगा, जैसा समय अवसर मिलेगा, उन्नति का मिलेगा, प्रगति का मिलेगा, वैसे ही हम खुशहाल होंगे और सुखी होंगे। तो ये योजना देश के लिए बहुत अच्छी है, युवाओं के लिए बहुत अच्छी है, भारत के लिए बहुत अच्छी है। मेरा अनुरोध है सभी साथियों से कि जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं उनको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। जितने लाभ इस स्कीम के अंतर्गत हैं, पहले हमारे देश में हर व्यक्ति को शिक्षित किया जाता था, सैन्य बल दिया जाता था। मैं चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर मिलिट्री साइंस, सैन्य विज्ञान अनिवार्य रूप से लागू हो। जो बच्चा अग्निपथ में भी ना जा पाए लेकिन उसको भी मिलिट्री की शिक्षा दी जानी चाहिए, सैन्य विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान उसको होना चाहिए और शरीर का विकास उसका होना चाहिए। ये सब जितने बढ़िया विकास शरीर का वहाँ आर्मी में जाकर के हो सकता है। बौद्धिक और प्रशिक्षित देश के लिए जो यंग और जो देश के लिए मर मिटने वाला, देश की रक्षा के लिए चाहे बाह्य हो या आंतरिक हो, जो शक्ति उसके अंतर्गत आएगी वो बहुत ही अद्भुत होगी। तो मेरा अनुरोध है आप सब साथियों से कि जो जो व्यक्ति इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो अनभिज्ञ हैं, उनको समझाइए। अब हम अगली एक वीडियो बनाएंगे अभी, अब इसका विरोध क्यों है, इसका विरोध क्यों है और कौन व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शम।